भारत और जापान के बीच एक बड़ा समझौता चर्चा में है। जापान अगले कुछ वर्षों में भारत में लगभग 68 अरब डॉलर निवेश करने वाला है। अब सवाल यह है कि जापान अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर चीन को छोड़ के भारत पे इतना बड़ा दांव क्यों खेल रहा है? आखिर ऐसा क्या बदल गया है? अगर उसे चीन का विकल्प चाहिए ही था तो उसने भारत को क्यों चुना? भारत में ऐसा क्या है जो जापान को औरों में नहीं दिख रहा? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट भर है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक खेल भी है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले तो ये 68 अरब डॉलर का आंकड़ा आया कहां से? देखिए, 2022 में लक्ष्य था कि जापान 2026 तक भारत में लगभग 5 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट करेगा। येन जापान की करेंसी है। अब ये लक्ष्य उम्मीद से जल्दी पूरा होता हुआ दिखाई दिया, तो नया लक्ष्य तय किया गया पीएम मोदी और जापान की पीएम इशिबा के बीच, और ये नया लक्ष्य है 10 ट्रिलियन येन का, यानी लगभग 68 अरब डॉलर का। अब सवाल यह है कि जापान को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये कहानी जुड़ती है चीन से। आज भी चीन और जापान के बीच हर साल 300 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार होता है, यानी जापान चीन से बहुत डीपली कनेक्टेड है आर्थिक रूप से। लेकिन यहां जापान को चीन से 3 बड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। क्या? पहली, दोनों के बीच तनाव के मुद्दे बढ़ रहे हैं, ताइवान को लेके, पूर्वी चीन सागर को लेके। और सबसे बड़ी बात, चीन इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स दोनों को मिक्स करके चलता है। जियोपॉलिटिकल मैसेज देने के लिए वो अपनी विशाल मार्केट को, अपने उत्पादन को हथियार की तरह यूज करता है, यानी व्यापार को हथियार बनाने से वो कोई परहेज नहीं करता। जैसे अभी हाल ही में उसने किया था, रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को उसने बहुत कम कर दिया था, है ना। जापान की दूसरी बड़ी चिंता है सप्लाई चेन की। अभी जापान की कई सारी जरूरी सप्लाई चेन चीन पे टिकी हुई है। अब अगर राजनीतिक या किसी भी कारण से चीन में प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाए तो जापानी कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, अब चीन पहले जैसा सस्ता भी नहीं रहा। लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, जमीन के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए जापान अब एक नई पॉलिसी पे काम कर रहा है, चाइना प्लस वन पॉलिसी। मतलब वो चीन को पूरी तरह छोड़ेगा तो नहीं, पर चीन पे पूरी तरह निर्भर भी नहीं होगा। चीन के अलावा एक ऐसी भरोसेमंद जगह वो तय करेगा जहां वो अपना प्रोडक्शन सेंटर बना सके, जहां वो अपना काम जारी रख सके हर हालत में। और वो जगह उसे भारत के रूप में दिखाई दे रही है। अब सवाल है कि भारत ही क्यों? देखिए, मोटे मोटे तौर पे इसके 4 बड़े कारण दिखाई दे रहे हैं। पहला तो है भारत का विशाल बाजार। भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश तो है ही, साथ में भारत में मिडिल क्लास भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी जहां प्रोडक्शन वहां कस्टमर भी मिल जाएगा। इससे अच्छा और क्या होगा किसी भी कंपनी के लिए? दूसरा कारण, भारत की युवा आबादी, यानी जापानी कंपनियों के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स, और वो भी काफी कम लागत में। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, भरोसा। चीन और जापान के बीच व्यापार तो बहुत बड़ा है, लेकिन राजनीतिक भरोसा वो बहुत कम है। जबकि भारत के केस में ये चीज बिल्कुल उल्टी है। अभी व्यापार तो काफी छोटा है, लेकिन राजनीतिक भरोसा बहुत मजबूत है। दोनों के बीच कभी कोई सीमा विवाद नहीं रहा, कभी कोई दुश्मनी नहीं रही। और यही वजह है कि जापान भारत के साथ संवेदनशील तकनीकों में या रणनीतिक क्षेत्रों में भी पार्टनरशिप करने को तैयार है। अब चौथा कारण, जापान की रणनीतिक जरूरत। देखिए, जापान के लिए व्यापार तो इंपॉर्टेंट है ही, पर जियोपॉलिटिक्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। उसे पता है कि चीन की ताकत लगातार बढ़ रही है, चाहे आर्थिक ताकत हो, सैन्य ताकत हो या तकनीकी ताकत हो। ऐसे में जापान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि एशिया के खेल में सारे नियम चीन तय करे, यानी एशिया में शक्ति संतुलन रहना चाहिए। तो उसे इस क्षेत्र में एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है
जो आर्थिक रूप से तो मजबूत हो ही, रणनीतिक रूप से भी इंपॉर्टेंट हो। अब देखो, भारत तेजी से बढ़ती हुई एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, हिंद महासागर क्षेत्र में बहुत मजबूत है, मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल पास है, जहां से चीन सहित दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार गुजरता है। यानी इस क्षेत्र में भारत एक वो देश है जो चीन को कंटेन करने की क्षमता रखता है। और इन्हीं रणनीतिक वजहों से जापान भारत के भीतर निवेश भी उन्हीं क्षेत्रों में करना चाहेगा जो भविष्य में वैश्विक ताकत तय करेंगे, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स, मोबाइल हो, कार हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या फिर मिसाइल्स हो, फाइटर जेट्स हो, सब कुछ इन्हीं चिप्स पे चलता है। आज चिप्स का वो ही रोल है जो कभी तेल का हुआ करता था। अच्छा, निवेश का दूसरा बड़ा एरिया होगा एआई। भविष्य की अर्थव्यवस्था हो या सैन्य तकनीक, एआई सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। इसके अलावा तीसरा क्षेत्र जो शायद सबसे ज्यादा रणनीतिक है, रेयर अर्थ मिनरल्स। आज इन खनिजों के लिए दुनिया चीन पर निर्भर है। जापान हर हालत में इस निर्भरता को कम करना चाहेगा। इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र होंगे निवेश के? इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, डेटा स्ट्रक्चर। यानी जापान मुख्य रूप से भविष्य की तकनीक में इन्वेस्ट करना चाहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इससे भारत को क्या मिलेगा? सबसे पहले तो रोजगार, और वो भी उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में। इसके साथ भारत को स्किल्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। वर्ल्ड सप्लाई चेन में भारत का रोल बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़ेंगे। एक और बात, जापान की तरह ही और कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां चीन के विकल्प ढूंढ रही हैं। अगर जापान का निवेश सफल रहा तो दूसरे देश भी आएंगे भारत में निवेश करने, और सबसे बड़ा फायदा होगा रणनीतिक ताकत में। सेमीकंडक्टर चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और रेयर अर्थ मिनरल्स, आज के समय में ये सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। यानी ना केवल आर्थिक ताकत आएगी बल्कि राष्ट्र रणनीतिक रूप से और अधिक मजबूत होगा। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत और जापान के बीच सब कुछ अच्छा ही अच्छा है या कोई कमी भी है? विशेषज्ञ यहां एक बहुत बड़ी कमी बता रहे हैं। दोनों सरकारें तो नजदीक आ गई हैं, दोनों देशों की कंपनियां भी बड़े स्तर पर एक साथ काम कर रही हैं, पर आम लोगों के स्तर पे रिश्ते अभी उतने मजबूत नहीं हैं। जैसे भारत के बहुत कम छात्र जापान पढ़ने जाते हैं, जापानी छात्र भी भारत बहुत कम आते हैं। जापान में भारतीय समुदाय अभी बहुत बड़ा नहीं है। वहीं भारत में भी जापानी भाषा, जापानी संस्कृति या वहां के समाज को समझने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। तो जो सीधा संपर्क होना चाहिए दोनों देशों के आम लोगों के बीच, वो बहुत सीमित है। तो भारत सरकार को इस एरिया में बहुत काम करना पड़ेगा अगर जापान के साथ लंबी मजबूत साझेदारी चाहिए। तो केवल व्यापार और निवेश से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों का अपना महत्वपूर्ण रोल होता है दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत और टिकाऊ बनाने में।